नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी जंग के बीच ईरान की हिट लिस्ट में आए डोनाल्ड ट्रंप की, जंतर मंतर पर युवाओं के प्रोटेस्ट में हुए बवाल की, देखेंगे एक और पेपर लीक पर कैसे घिरी मोदी सरकार, ममता बनर्जी को कोर्ट से क्या मिली राहत, जानेंगे राम मंदिर मामले में क्यों आरएसएस प्रमुख भागवत पर उठे सवाल, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मोदी सरकार की नीतियों पर भड़की कांग्रेस। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने चीन पर निर्भरता को लेकर उठाए सवाल, कहा यह हमारी अर्थव्यवस्था की उन गहराई तक समाई हुई है जिनसे तय होगा भारत का भविष्य। मणिपुर में मैतेई कुकी जातीय हिंसा के बीच खुला नया मोर्चा, अब नगा कुकी में छिड़ा संघर्ष, असम राइफल्स बनी निशाना, असम राइफल्स पर कुकी समुदाय के प्रति नरमी का आरोप। महाराष्ट्र में यूसीसी लागू करने की तैयारी, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में बनी समिति, सीएम फडणवीस ने विधानसभा में की घोषणा। पीएम मोदी ने मेलबर्न में भारतीयों को किया संबोधित, कहा यहां आकर हैट्रिक लगाई, ऑस्ट्रेलिया और भारत में हुई यूरेनियम डील परमाणु ऊर्जा हथियारों के लिए जरूरी। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 238 अंकों की तेजी के साथ 76,741 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 80 अंकों की तेजी के साथ 23,962 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम एशिया में दोबारा जंग छिड़ गई है। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के खिलाफ हमलों की बौछार कर दी है। अमेरिका ने ईरान के 90 ठिकानों पर हमला किया तो जवाब में ईरान ने भी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को मिसाइलों से दहला दिया, जिसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट भी ठप हो गया है। तो क्या है पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच भीषण जंग छिड़ गई है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें बरसा रही है, जिससे पूरे क्षेत्र में अशांति फैल गई है। अमेरिकी सेना ने ईरान के 90 ठिकानों पर हमले का दावा किया है, जिसका शिकार कई महत्वपूर्ण शहर बने, जिसमें बंदर अब्बास, चाबहार, सिरिक, अबू मूसा शामिल रहे। इस दौरान बुशहर के पास भी धमाकों की आवाज सुनी गई। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने बताया कि बुशहर परमाणु संयंत्र को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं उत्तरी प्रांत गोलिस्तान में चीन ईरान रेल गलियारे पर स्थित अकताके खान रेलवे पुल अमेरिकी हमले की चपेट में आ गया। पुल से होकर गुजरने वाला मार्ग तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान से होते हुए चीन तक जाता है। चाबहार पोर्ट, जिसमें भारत का बड़ा निवेश है, उसके मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर पर भी हमला किया गया है। अमेरिका के इन हमलों के जवाब में ईरानी सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने भी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर भी मिसाइलें बरसाई हैं। कतर, बहरीन और कुवैत में लगातार सायरनों की आवाजें गूंजती रही। कुवैत ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए हालात बिगड़ने की चेतावनी दी है। वहीं IRGC ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका अपने हमलों से बाज नहीं आया तो ईरान के हमलों का दायरा भी बढ़ सकता है, यानी एक बार फिर ये जंग पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैल सकती है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया जब एक तरफ ईरान में दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी तुर्की की राजधानी अंकारा में मौजूद है। ऐसे में ईरानी सांसदों ने अपने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई से मांग भी कर दी कि मौका अच्छा है, ट्रंप ईरान की रेंज में है, उनके ठिकाने की खबर भी है। खामनेई की जान का बदला लेने का अच्छा मौका है, जिसका असर भी दिखाई दिया। ईरान के हमले के डर से ट्रंप अपने पुराने विमान की मदद से अमेरिका लौटे। उन्होंने कहा भी, ईरान मेरी जान लेना चाहता है, मैं उसकी हिट लिस्ट में हूँ। अंकारा में नेटो शिखर सम्मेलन में ही ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर खत्म होने का ऐलान कर दिया था। इस दौरान ट्रंप ने ईरानी नेताओं को बार बार झूठे, दुष्ट, हिंसक, बीमार लोग कहकर उनका अपमान किया था, जिस पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ईरान राष्ट्रपति ट्रंप की अपमानजनक बयानबाजी का जवाब नहीं देगा। हम इस तरह की नीति ऐसे व्यक्ति से नहीं सीखेंगे जिसने मासूमों की जान ली हो। हम अपने अधिकारों की दृढ़ता पूर्वक रक्षा करते हैं। इन सब के बीच खामनेई के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी जारी रही। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि खामनेई के अंतिम संस्कार पर अमेरिकी हमलों का कोई असर नहीं पड़ा। सर्वोच्च नेता के पार्थिव शरीर को उनके जन्म स्थान मशहद ले जाया गया। मशहद उनका जन्म स्थान है। साथ ही यहाँ शिया मुसलमानों के 8वें इमाम रजा का मकबरा भी है। अली खामनेई को भी उसी मकबरे के पास दफनाया गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब ईरान, अमेरिका और इजराइल से खामनेई की शहादत का बदला लेगा, क्योंकि युद्ध विराम तो टूट ही चुका है। ऐसे में अब क्षेत्र में बिगड़ते हालात पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रही हैं। ईरान और अमेरिका के संघर्ष ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, तो नजरें दिल्ली के जंतर मंतर पर भी टिकी हुई हैं, जहां मोदी सरकार के खिलाफ युवाओं के प्रदर्शन को 20 दिन पूरे हो गए हैं।
युवाओं की बढ़ती नाराजगी को देख मोदी सरकार घबराई हुई है। इस आंदोलन को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। इस बीच सोनम वांगचुक के ऐलान ने भी मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। जंतर मंतर पर 20 दिनों से चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शन में लोगों ने उमस भरी गर्मी को सहकर मोर्चा खोले रखा और अब भारी बारिश भी उनका हौसला नहीं तोड़ पा रही है। प्रदर्शनकारी बारिश से भीगकर बीमार न हो इसके लिए तिरपाल लाया गया, लेकिन पुलिस ने उसे अंदर ले जाने की इजाजत नहीं दी, जिस पर अभिजीत दिपके भड़क उठे। उन्होंने भड़कते हुए पुलिस वालों की वर्दी और जूते दिखाए हैं, जिन पर पानी की एक बूंद भी नहीं है। भीग चुके, सारे स्टूडेंट्स भीग चुके, कपड़े भीग चुके, बीमार गिर रहे। सर की यूनिफॉर्म दिखा दीजिए, देखिए कैसे टाइड की सफेदी जैसी चमक रही है। भैया मैं खुद कोटा राजस्थान से आया हूँ और आप लोग सर के जूते दिखा दीजिए, बारिश की एक बूंद तक यूनिफॉर्म या इस पर नहीं है। पैर खराब हुए, देखिए पैर खराब हुए। देखिए सर को देखिए, सर की यूनिफॉर्म कैसे चमक रही है। और सर कह रहे त्रिपाल नहीं लेकर जाने देंगे, स्टूडेंट को भीगने दीजिए जब तक ऊपर से आदेश नहीं। तो वहीं तिरपाल लगाने की इजाजत दिल्ली पुलिस ने नहीं दी तो अभिजीत दिपके एक पुलिस अधिकारी के पैरों पर ही गिर गए, जिसका वीडियो भी उन्होंने शेयर किया है। तो वहीं सोनम वांगचुक ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सोनम वांगचुक ने अपने अनशन के 12वें दिन संसद मार्च का ऐलान कर दिया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को वो दिल्ली पहुंचे। वांगचुक ने कहा है, क्या आप तैयार हैं अगर मैं कहूं कि 20 जुलाई को जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होता है तो मेरे साथ आप लोग भी जंतर मंतर से संसद तक एक शांतिपूर्ण मार्च करें। अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है। इसके लिए आपको दिल्ली आना होगा और मेरे साथ इस शांतिपूर्ण मार्च में जुड़ना होगा। ये मार्च इसलिए किया जा रहा है ताकि छात्रों से जुड़े मुद्दों और शिक्षा प्रणाली में गड़बड़ी की तरफ सरकार का ध्यान खींचा जा सके। इसमें कई लोगों का समर्थन अब युवाओं को मिल रहा है। वहीं 9 जुलाई को शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत भी जंतर मंतर पहुंचे और युवाओं का साथ दिया। और अब वांगचुक के ऐलान से सरकार की परेशानी बढ़ना तय है। ऐसे में देखना होगा कि क्या युवाओं के इस मार्च की गूंज सरकार तक पहुंचती है। जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन हर बीतते दिन के साथ और मजबूत होता नजर आ रहा है। युवा देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है, बल्कि एक के बाद एक पेपर लीक की घटनाएं निकलकर सामने आ रही है। मोदी सरकार में अब एक और पेपर लीक हो गया है, जिस पर युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक बार फिर बड़े विवादों में आ गई है। एक बार फिर पेपर लीक हो गया। परीक्षा से पहले ही पेपर छात्रों के पास पहुंच गए। सवाल इस पर यूजीसी नेट 2026 सोशियोलॉजी के पेपर को लेकर उठ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि परीक्षा से पहले परीक्षा माफियाओं के पास पेपर पहुंच चुका था। इसका पीडीएफ पहले ही लीक हो गया। राहुल गांधी भी इस पर सवाल उठा चुके हैं और अब जो खबर सामने आ रही है वो और भी चौंकाने वाली है। एनटीए और शिक्षा विभाग चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि जो कथित पीडीएफ पेपर से पहले ही वायरल हो गया वो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। करीब 90 सवाल और उनके विकल्प हूबहू मिल रहे थे। छात्रों का दावा है कि पीडीएफ का मेटा डेटा परीक्षा वाले दिन सुबह का बताया जा रहा है, जबकि परीक्षा दोपहर में आयोजित हुई थी। पेपर को 2 से 3 लाख रुपए में बेचा गया। कई राज्यों के छात्रों को परीक्षा में बैठने से पहले ही इन लीक हुए सवालों के जरिए कोचिंग दी गई थी। एक एक सवाल हल करके बताया गया, सही विकल्प क्या है याद करवाया गया और छात्र कोचिंग से सीधे पेपर देने पहुंच गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस कथित पेपर लीक में सवाल का पूरा रेफरेंस भी दिया गया है। सवाल कहां से लिया गया, सोर्स बुक, लेखक का नाम, पब्लिकेशन का साल, पब्लिशर का नाम, सब कुछ दिया गया है। यहाँ तक कि सवाल किस पेज से उठाया गया है ये भी बताया गया है। हर सवाल के सामने उसका उत्तर भी बताया गया है। यानी सवाल आसान है, मुश्किल है या औसत दर्ज का है, ये सभी बताया गया है। जो जानकारी इस पर सामने आई वो इतनी गोपनीय होती है कि इसके बारे में सिर्फ एनटीए के पेपर सेटिंग पैनल के सदस्य को ही पता होता है। ऐसे में अब छात्रों का ये सवाल है कि जो कथित पीडीएफ वायरल हो रही है, एनटीए उसकी असली परीक्षा पेपर से मिलान करे, एक स्वतंत्र डिजिटल फॉरेंसिक जांच कराए और जो नतीजा सामने आए वो सार्वजनिक किया जाए। छात्र सवाल कर रहे हैं, सरकार ने चुप्पी साध ली है। एनटीए की तरफ से भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मोड में था। इस साल जब नीट का पेपर लीक हुआ तब सरकार की तरफ से दावा किया गया कि 2027 से नीट का पेपर सीबीटी मोड में आयोजित होगा, फिर पेपर लीक की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन यूजीसी नेट का पेपर भी सीबीटी मोड में ही हुआ था। सरकार और एनटीए उसे लीक होने से नहीं रोक पाए।
तो फिर नीट के पेपर को एक बार फिर लीक होने से कैसे रोक पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल इस बार ये भी है कि एनटीए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेंगे क्या? एक और पेपर लीक हो गया। एनटीए और धर्मेंद्र प्रधान सवालों में है। विपक्ष और छात्र सवाल कर रहे हैं, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे रही, बस विरोधी दलों पर एक्शन लेती दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के करीबियों पर कार्रवाइयां चल रही हैं। यहां तक कि टीएमसी के खाते भी सील कर दिए गए। लेकिन अब टीएमसी चीफ ममता बनर्जी को हाईकोर्ट में बड़ी जीत मिली है। तो क्या फैसला दिया है कोर्ट ने, जिसे ममता गुट बता रहा असली टीएमसी की जीत? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की सियासत में जारी उथल-पुथल के बीच तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को कोलकाता हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने टीएमसी को रोजमर्रा के खर्चों के लिए अपने बैंक खातों को ऑपरेट करने की इजाजत दे दी है। हालांकि पार्टी इन खातों का संचालन स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकेगी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक बैंक खातों से होने वाले लेन देन पर अदालत के नियुक्त विशेष अधिकारी की कड़ी निगरानी होगी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने खातों को फ्रीज करने के लिए पेश किए गए आधार और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि खातों पर रोक लगाने के समर्थन में दिखाए गए सबूत संतोषजनक नहीं है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि जांच एजेंसियां अब तक अपने दावों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर पाई हैं। दरअसल टीएमसी से जुड़े कथित फंड मामले में हाल ही में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की थी। करीब 440 करोड़ रुपए से जुड़े बैंक खातों की जांच शुरू की गई और कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। जांच के दायरे में एक निजी एविएशन कंपनी का कार्यालय भी शामिल बताया गया था। ईडी की कार्रवाई को लेकर टीएमसी लगातार बीजेपी पर राजनीतिक बदले की भावना से जांच एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप लगा रही थी। और अब ममता बनर्जी को कोर्ट से राहत मिलने के बाद बीजेपी एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। खाता फ्रीज करने पर पहले हाईकोर्ट ने सवाल उठाए और अब ममता बनर्जी के गुट को खातों से पैसे निकालने की छूट भी दे दी, जो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ममता बनर्जी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जो इस समय खुद अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर भी बुरी तरह फंसी हुई है। विपक्ष इस मुद्दे पर यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहा है। इस बीच राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बीजेपी बुरी तरह फंसती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे मामले में जांच आगे बढ़ रही है, इस पूरे घोटाले की परतें खुलती जा रही हैं और जो खुलासे हो रहे हैं वो प्रशासन पर उठते सवालों को और मजबूत करते दिखाई देते हैं। मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों में से एक अनुकल्प मिश्रा को पुलिस उसके घर लेकर गई और करीब 20 मिनट तक घर की तलाशी ली। घर वालों से भी पूछताछ की। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुकल्प ने पूछताछ में बताया कि वो चोरी के पैसों को शेयर मार्केट में लगाते थे, लोगों को ब्याज पर देते थे, करीबियों और रिश्तेदारों को पैसे देते थे, फिर उनसे अपने खातों में पैसे ट्रांसफर करवाते थे। बीते दिन भी पुलिस ने लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे के घरों की तलाशी ली थी। इन कार्रवाइयों के दौरान नकदी के बंडल, सोने के जेवर और एक 4 पहिया वाहन बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपियों के रिश्तेदारों के 30 बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। इन खातों में आय की तुलना में अधिक लेन देन मिलने की बात सामने आई है, लेकिन पुलिस की ये कार्रवाई भी सवालों से घिरी हुई है। विपक्ष का कहना है कि बड़ी मछली को बचाने के लिए छोटी मछलियों को कुर्बान किया जा रहा है। इसे लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधा पीएम मोदी और संघ से जवाबदेही की मांग की है। पार्टी नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में प्रधानमंत्री मोदी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, क्योंकि ये ट्रस्ट उन्होंने ही बनाया है। इस ट्रस्ट में विशेष विचारधारा के लोगों को रखा गया और उन्होंने अपने भाई भतीजों को नौकरी पर लगवा दिया। चढ़ावा चोरी मामले में मगरमच्छों को बचाने के लिए चंद मछलियों को चारा बना दिया गया। इस पूरे मामले में सुई पीएमओ संघ प्रमुख की तरफ भी जाती है। हमें पीएमओ, आरएसएस, वीएचपी से जवाब चाहिए और चढ़ावा चोरी मामले में पीएमओ से जुड़े लोगों और संघ प्रमुख से पूछताछ हो। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि साँचा नहीं, पूरा ढांचा बदलना चाहिए। सनातनी बहुत दुखी हैं, यानी उन्होंने सरकार ही बदलने की बात कह दी है। जिस तरह उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यह मामला सामने आया और बीजेपी सरकार पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगे, उसके बाद पार्टी के लिए यूपी की सत्ता में वापसी करना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। बहरहाल अब इस मामले में आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं, ये देखना होगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में मोदी और योगी सरकार बुरी तरह घिरती दिखाई दे रही है। वहीं सावरकर मामले में भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को घेरने का उसका दाव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस करने वाले सत्यकीत सावरकर ने कोर्ट में जो बयान दिया है, उससे राहुल के दावे पर ही मुहर लग गई है। तो कोर्ट में क्या बोले सत्यकीत सावरकर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ वीडी सावरकर के मानहानि मामले में नई बहस छिड़ गई है। राहुल गांधी ने जो दावे अपने भाषणों में किए थे, अब खुद सावरकर के प्रपौत्र सत्यकीत सावरकर उन दावों पर मुहर लगाते दिखाई दे रहे हैं।
राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि वीडी सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी और ये मुद्दा अब कोर्ट में बहस के केंद्र में आ गया है। इसी कड़ी में जब सत्याकी से पूछा गया कि सावरकर को ब्रिटिश शासन से कालापानी की सजा मिलने पर दया याचिका दायर करने के कारण माफी वीर या ब्रिटिश एजेंट कहा जाता है या नहीं, तो वे इससे इनकार नहीं कर पाए। उन्होंने जवाब में कहा कि यह सच है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भारी योगदान के बावजूद सावरकर पर माफी वीर और ब्रिटिश एजेंट होने का आरोप लगाया गया, लेकिन ये बातें बहस का मुद्दा हो सकती हैं, इसलिए मैंने किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। मुझे नहीं पता कि कुछ इतिहासकार इन बहस वाले मुद्दों को दया याचिका यानी माफीनामा या माफी पत्र से जोड़ते हैं। मुझे नहीं पता कि माफी वीर का आरोप ऐतिहासिक घटनाओं की परिभाषा को लेकर अलग अलग विचारों से आया है या नहीं। मैं ये नहीं कह सकता कि ब्रिटिश एजेंट होने का आरोप सावरकर के राजनीतिक रुख या ब्रिटिश शासन के साथ उनके संबंधों की निंदा के तौर पर लगाया गया। हालांकि उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं ये नहीं कह सकता कि माफी वीर का मतलब है कि मैं गलत था, मैंने कुछ गलत किया, मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दे। यानी एक तरह से सत्याकी ने सावरकर के माफीनामे का बचाव करने की भी कोशिश की, लेकिन अपनी इन कोशिशों में वो बुरी तरह उलझ गए, क्योंकि उन्होंने इनडायरेक्ट रूप से इस बात पर मुहर लगा दी कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। राहुल गांधी ने कई बार दावा किया है कि सावरकर ने अपनी रिहाई के लिए अंग्रेजों से माफी मांगी थी और अपने माफीनामे में ये भी लिखा था कि सर मैं आपका सर्वेंट रहना चाहता हूँ। साथ ही राहुल ने यह भी कहा कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी अंग्रेजों की जेलों में लंबी सजाएं काटी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी रिहाई के लिए अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। और अब जब सावरकर के प्रपौत्र के बयानों ने राहुल के दावों को सच साबित कर दिया है, तो ये मामला और गर्मा गया है। अब देखना यह होगा कि आगे इस मामले की सुनवाई में क्या निकल कर आता है। सावरकर को माफी वीर या अंग्रेजों का एजेंट क्या कहा जाता है, ये बात सत्याकी नहीं बता पाए। यानी राहुल को घेरने के चलते सत्याकी सावरकर खुद फंसते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार की नीतियों के चलते भी सवाल उठ रहे हैं। आदिवासियों के खिलाफ बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। बताया है कि बीजेपी सरकार किस तरह आदिवासियों के झूठे अंगूठे लेकर उनका शोषण कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार पर देश के जंगलों को अडानी अंबानी को बेचने का आरोप लग रहा है। देश के अलग अलग कोने में सरकार के खिलाफ मोर्चे खुले हुए हैं, जहां माइनिंग के लिए नियमों को ताक पर रखकर जनता की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसे लेकर अब कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कैसे आज फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और पेसा कानून का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, कैसे आदिवासियों के अधिकारों को कुचला जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस नेता के राजू ने कहा कि बीजेपी के पिछले 12 साल के शासन में हमने तथाकथित विकास के नाम पर आदिवासी समुदायों के खिलाफ सरकार द्वारा छेड़ी गई जंग की विनाशकारी सच्चाई देखी है। जब आदिवासी शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करते हैं तो बीजेपी सरकार पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल कर उनकी आवाज दबा देती है। बीजेपी ने आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों के बजाय अपने कॉर्पोरेट दोस्तों का साथ देना चुना है। उन्होंने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की धारा 3, धारा 4, 5 और धारा 5 का जिक्र करते हुए बताया कि इन धाराओं में आदिवासियों को जंगलों के प्रबंधन, उचित पुनर्वास, जंगलों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने के अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन सरकार अपनी मनमानी कर रही है। आदिवासी कांग्रेस के चेयरमैन डॉक्टर विक्रम भुइया ने तो बीजेपी पर अंगूठा चोरी तक के आरोप लगा दिए। उन्होंने बीजेपी सरकारों पर लोगों की पहचान छीनने के आरोप लगाते हुए कहा, जिस तरह से एसआईआर में बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें करी गई कि एसआईआर में हम लोगों को जोड़ रहे हैं, पर आपने यह भी देखा कि एसआईआर में जिंदा लोगों के भी नाम काटे गए क्योंकि उनको चुनाव जीतना था। वैसे ही अंगूठा चोरी में उन्होंने मरे हुए लोगों को जिंदा करा और उनके अंगूठे लिए। यह है सिंगरौली फाइल्स। डॉक्टर विक्रम भुइया ने बताया कि सिंगरौली के धिरौली कोल ब्लॉक में अडानी से जुड़ी कंपनी माइनिंग कर रही है। ऐसे मामलों में फर्जी ग्राम सभाएं बनाई गई और फर्जी अंगूठों के साथ इजाजत लेकर धड़ल्ले से माइनिंग की जा रही है। उन्होंने बीजेपी सरकार के फर्जीवाड़े को साबित करने के लिए आरटीआई के कुछ दस्तावेज भी पेश किए। कांग्रेस नेताओं ने अंगूठा चोरी और फर्जी ग्राम सभाओं से जुड़े फ्रॉड की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक दावों का सत्यापन न हो तब तक माइनिंग पर रोक लगे। जिस तरह आदिवासियों के हक के लिए कांग्रेस ने आवाज उठाई है, उसके बाद बीजेपी सरकार के लिए अपने इस रवैये पर कायम रहना मुश्किल नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस की ये मांग मंजूर होगी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
पीएम नरेंद्र मोदी इन दिनों देश की धूम विदेशों में मचा रहे हैं, ये तो पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो काफ़ी कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे उनको संतोष मिलता है। कहा यह जाता है कि जब भी राष्ट्राध्यक्ष जाता है तो अपने देश के लिए रोजगार, निवेश, व्यापार और शिक्षा, चिकित्सा, इस तरह के क्षेत्रों के अंदर कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी सौगातें लेकर आता है। लेकिन हमारे यहाँ से तो सिर्फ जाता ही जाता है, ऐसा लगता है सिर्फ कुछ मित्रों का ही फ़ायदा इसमें हो जाता है। जनता के लिए क्या आता है? जनता के लिए आते हैं सर्वोच्च सम्मान, तमगे कई तरह के, तो इनसे क्या देश को कुछ फ़ायदा होने वाला है? ये सवाल तो आखिर बनता ही है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।